अगर आज अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देता है तो क्या कल भारत में पेट्रोल की कीमतों में कोई फर्क आ जाएगा? क्या आपकी और मेरी जेब पर कोई असर पड़ने वाला है? क्या दुनिया एक और आर्थिक झटके के लिए इस वक्त तैयार है क्या? ये सब कुछ मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच अब जो ये तनाव है वो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि अब खतरा बन चुका है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दों का महायुद्ध। और आज का ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या ईरान के लिए नहीं है डिजिटल साथियों। मुद्दा ये है कि इसका असर पूरी दुनिया पर अब आखिर क्या पड़ने वाला है। क्या एक और बड़ा युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा? सवाल ये भी है कि क्या कच्चे तेल की कीमतें अब आसमान छूने वाली हैं? क्या सप्लाई चेन एक बार फिर से टूट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल आपके और मेरे लिए ये होना चाहिए कि इस आग की लपटें भारत तक कितनी आने वाली हैं। आइए इसी पर शुरू करते हैं मुद्दों का महायुद्ध। और आइए मुद्दों का महायुद्ध में आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनसे आपका तारुफ सबसे पहले करा देती हूँ। रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मौजूद रहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोबिंदर सचदेव जी भी मुझे नजर आ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। रोबिंदर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आज मैं इसे मुद्दों का महायुद्ध कहूँ या महायुद्ध का एक बड़ा मुद्दा कहूँ। खबर आज ये है कि इस वक्त कैसे यूएस ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी कर रहा है, इसके संकेत मिल गए हैं। इंडिया पर क्या असर होगा इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सर बताइए कितना ये संभव है और कितना और शक्तिशाली तरीके से अगर मैं कहूं तो अमेरिका ये कर पाएगा ईरान में? रोविंदर सर। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। कह नहीं सकते कितना संभव है, पर संभावनाएं तो बढ़ती जा रही हैं जब ये सब इकट्ठे कर रहे हैं। करीब 3,500 अमेरिकन मरीन्स एक शिप में आ गए हैं या 2,500, कुछ 1-2,500 का और आ रहा है। वहाँ से करीब 1,000 पैरा ट्रूपर जो इनकी 82nd एयरबोर्न डिवीजन है वो भी कहीं आसपास उनको बेस कर दिया गया है। तो खतरा और चांस तो बढ़ता डेफिनेटली दिख रहा है। बट बेसिकली इस समय अमेरिका अपनी तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रेशर बना रहा है ईरान के ऊपर, ताकि ईरान को लगे कि भाई अब सरेंडर करना ही उसके पास ऑप्शन है, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, ताकि ईरान सरेंडर कर दे। तो उसमें ये जो ग्राउंड ट्रूप्स की बात चल रही है, इसके अलावा बाय द वे एक और चीज चल रही है इन सारे ट्रूप्स की तैयारी में, और वो है बाय द वे पाकिस्तान की तरफ से। जो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है वहां पे पाकिस्तान ने कमिटमेंट कर रखा है सऊदीज को और अमेरिका को कि अगर आपको चाहिए आप मुझे बोलो, तो इरानियन बॉर्डर पे मेरे ट्रूप्स तैनात हैं, मैं कर दूंगा, और अंदर जाने की जरूरत पड़ी तो मैं उनको भेज भी दूंगा। मध्यस्थता की भी बात कर रहा था सर, वो तो मध्यस्थता में भी आगे आना चाह रहा था। वो मध्यस्थता की बात कर रहा है, पर वो मध्यस्थता के टेबल पे बैठा क्यों है? केवल ये तो नहीं है कि उसके अच्छे रिश्ते हैं इधर उधर कुछ है। सऊदी के साथ उसका डिफेंस पैक्ट है कि सऊदी पे अटैक, यानी पाकिस्तान अब सऊदी पे अटैक हुए हैं तो पाकिस्तान ईरान से कह रहा है कि भाई देखो मेरे आपसे रिश्ते तो अच्छे हैं, बट ये मेरा पार्टनर है सऊदी, आपने इस पे अटैक किया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये चारों तरफ से घेराबंदी ट्रूप्स की तैयारी को लेकर के हो रही है। ठीक है, ओके सर, इसी पर आगे भी मैं आपसे बात करूंगी। पाकिस्तान जिसका खुद का मुल्क बर्बाद पड़ा है वो क्या दूसरे की मदद करेगा, इस पर भी आपसे चर्चा करूंगी। एस.के. मलिक सर, अब सर जब अमेरिका ये कहता है कि ग्राउंड ऑपरेशन वो ईरान में करेगा तो हर कोई ये जानना चाहता है इसका मतलब क्या है। क्या हॉर्मुज को खुलवाने के लिए वहां पर ऑपरेशन होगा? क्या खार पर, मतलब आप यहाँ से अगर ये प्लान है अमेरिका का तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? कौन से ऐसे एरियाज होंगे जिनको टारगेट करेगा और क्यों? लवीना जी देखिए, मैं 2-3 पॉइंट्स देता हूँ, फिर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अमेरिका के ऊपर इस टाइम जो प्रेशर है वो प्रेशर 2-3 पॉइंट्स को लेकर है। खासकर एक तो ये है कि जो हमारे एशिया की, जो खासकर ईस्ट एशिया की कंट्री जिसमें भारत भी शामिल है, और कुछ जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके साथ प्रेशर ये है कि जीसीसी कंट्रीज का एक तरह से आउटफ्लो बंद हो चुका है, जो कि उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। दूसरी बात है कि भारत और इसके लाइक माइंडेड पीपल जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया या जापान इवन इंक्लूड कर लीजिए, वहां के पास जो सप्लाई में प्रेशर आ रहा है वो भी अमेरिका के पास तक पहुंच रहा है। तो अमेरिका की कोशिश ये भी है कि इस प्रेशर को थोड़ा ईज आउट किया जाए। तीसरी चीज ये है कि जो वहां पर जो अमेरिका के ऊपर जो इस टाइम से बहुत बड़ा खतरा है कि जैसे ही अमेरिका अगर अगला एक्शन लेगा तो ईरान का जो अटैक है उसकी पॉसिबिलिटी, जो वहां के पूरे गल्फ कंट्रीज के जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनको लेकर बहुत बड़ी चिंता है।
क्योंकि ईरान अब कोई भी बाउंडेशन में रहने के लिए ये अपने आप को कहता कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं कहीं भी अटैक करूंगा। जैसे कि आज यूनिवर्सिटी का उन्होंने बदला दिया है कि हम यूनिवर्सिटी पे ही अटैक करेंगे, आपने हमारे इंफ्रा को अटैक किया है तो हम भी आपके इंफ्रा पे जाएंगे। तो ये सब चीजें को देखते हुए वहां की जो अमेरिका की चिंता है इस फौज के दौरान, वो ये भी कर रहे हैं कि खासकर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर एयर डिफेंस कवर जितना मैक्सिमम इक्विपमेंट वहां मूव कर दिया जाए उतना अच्छा है। और इस पर जो भारत और इधर से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो पूरे ईरान की है वो भी तो देखा जाए तेल की है, हालांकि वो मेंटेन्ड है। यही आज का मुद्दा भी है सर। जा रहा है जी बताएं। यही अगेन आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन। एसके मलिक सर और फिर रविंदर सर मैं आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल यही है, क्योंकि इस वक्त देखिए हमने पहले भी, हालांकि कुछ अफवाहबाजों ने भी अपना काम किया, पेट्रोल पंप की कतारों में लोगों को, हिंदुस्तानियों को खड़ा कर दिया, लेकिन कॉमर्शियल गैस को लेकर प्रॉब्लम आई, वो हमने देखा। सरकार ने बताया कि हम इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर अमेरिका इस ग्राउंड ऑपरेशन में उतरता है, भारत के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस, इसमें क्या फर्क आ जाएगा? कच्चे तेल की खासतौर पर यहाँ पर बात करनी होगी, क्या फर्क आ जाएगा इस ऑपरेशन से भारत के लिए? जी लवीना, जो अभी पॉइंट मैंने आपको बताया कि खासकर भारत पे जो प्रेशर आने वाला, जो एशियन कंट्रीज पर प्रेशर आने वाला, इसको रिलीज करना भी ट्रम्प साहब का एक तरह से प्रायोरिटी दिखती है। कारण ये है कि वहां से अगर हॉर्मुज बंद रहेगा, जब तक हॉर्मुज बंद रहेगा तो वहां पे कंडीशनल आउटफ्लो रहेगा कि किस कंट्री को जाना है, किसको। ये कंडीशनल वहां पे, जैसे पाकिस्तान के जहाजों को भी वो कई बार नहीं जाने दे रहा है। और अभी सुना है कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान जो झंडा लगा के उन्होंने जो गिफ्ट दिया है ट्रम्प साहब को, उस पर भी ईरान बड़ा नाराज है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन बढ़ेगा या शक्ति बढ़ेगी, ईरान भी अपनी तरफ से शक्ति बढ़ाएगा। इस शक्ति का पूरा रिजल्ट आएगा, जो पूरा प्रेशर आएगा वो हॉर्मुज के बोटलनेक पर आएगा। अब हॉर्मुज के बोटलनेक को रिलीज करना ही ये ट्रम्प साहब का मेरे ख्याल से प्रायोरिटी में शामिल है, बिसाइड्स द जीसीसी कंट्री को प्रोटेक्ट करना और इसके साथ साथ हॉर्मुज को रिलैक्स करना, सो दैट यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है और जो इंटरनेशनल प्रेशर का, कम्युनिटी का जो प्रेशर है उसको रिलीज कराने में मदद कर सके। जी ठीक है रोबिंदर सर, अब सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बीते दिनों ये कहा गया कि डील हो रही है, बात हो रही है, मध्यस्थता हो रही है और ये युद्ध खत्म हो जाएगा। अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने की बात हो रही है और ईरान जमीन से लेकर आसमान तक मुंह तोड़ जवाब दे चुका है, अकेला होने के बावजूद और अकेला कई मोर्चों पर लड़ने के बावजूद। अब ये बताइए कि क्या जब ये ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो हॉर्मुज यहाँ से खुल सकता है क्या इसकी उम्मीद लगा सकते हैं क्या? देखिए, एक तरफ अटेम्प्ट तो वही है, बट चांस कह नहीं सकते, चांस 50-50 एट बेस्ट अभी दिखता है जो एनालिस्ट कह रहे हैं। बट मैं आपके पहले एक और प्रश्न का जवाब भी दे दूं, क्या फर्क पड़ेगा। अभी फिलहाल ऑयल कितना $100 या $110 प्रति बैरल चल रहा है, राइट। इस युद्ध से पहले करीब $70 बैरल पे था, राइट। एस्टिमेट ये है मोरलेस काफी ऑयल ट्रेडर्स का, इंडस्ट्री का, कि ऑयल की अगर कीमतें बढ़ेंगी, काफी कुछ हो गया है वो, तो बढ़ सकती है $160 तक बढ़ सकती है वर्स्ट सिनेरियो में। 160 से ऊपर कहा जा रहा है कि शायद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब उतना बढ़ जाएगा तो फिर डिमांड कम हो जाती है। डिमांड सप्लाई चलता है, तो अगर किसी चीज की कीमत कुछ लोग ले लेते हैं महंगाई होते होते, बट अगर इतनी महंगी हो जाए तो फिर डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है। तो एक आउटर लिमिट जो फिलहाल एस्टिमेट किया जा रहा है ऑयल इंडस्ट्री में, वो है कि करीब $160 ये मैक्सिमम है, मतलब यही एस्टिमेट है, इसके ऊपर नहीं होगा। हाँ, शायद अभी के लिए तो कहा जा रहा है, क्योंकि नंबर्स तो ये भी नहीं कि $200 तक जा सकता है, मतलब एक एस्टिमेट अगर समझा जा सकता है। एसके मलिक सर, एक एस्टिमेट, ठीक है, मैं आऊंगी वापस रोबिंदर सर आपके पास। एसके मलिक सर, आप जरा ये समझाइएगा, अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने की बात हो रही है, इस युद्ध को देखते हुए या इस युद्ध की तासीर को देखते हुए, मैं इस वक्त कहूंगी, कितने दिन ये ग्राउंड ऑपरेशन भी चल सकता है? इसका कोई अंदाजा, कोई टेंटेटिव आप आइडिया लगा सकते हैं? लवीना जी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए मुश्किल है तभी मैंने आपसे पूछा है। जी, मैं आपको वही उसके पीछे लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ईरान की जमीन पर कब्जा करना नामुमकिन है, क्योंकि वो एक तरह से फोर्ट्रेस बाउल है। लेकिन जो ये हमको सुनने में मिल रहे, जो सिग्नल मिल रहे हैं, ये सिग्नल ये है कि जो उनका एक वो खार द्वीप है, जहां जो कि बैकबोन है इजराइल की, उस पर शिकंजा कसा जाए, जिससे कि ईरान थोड़ा सा नीच पर आने को लाया जाए, इसको नीच पर लाया जाए। और दूसरी चीज है, इसके खार के ऊपर शिकंजा कसने के साथ साथ जो पूरा, हालांकि बहुत लंबा एरिया है, तकरीबन 1000 मील का लंबा है, जो पूरा ये समुद्र के साथ साथ चलता है, हॉर्मुज से नीचे आकर अरब सागर तक आता है। इस पर पूरे तक फुट, जो बूट्स ऑन फुट जिसको बोलते हैं, इसका ये तो एक नामुमकिन, खासकर जो बुशहर है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राउंड के अंदर उन्होंने अंडरग्राउंड मिसाइल, छोटी मिसाइल, रॉकेट सब लगा के रखे हुए हैं।
इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज करने का क्या तरीका, अमेरिका और इजराइल इस बात पर वर्कआउट कर रहा होगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता अगर फारस की खाड़ी में ऊपर या फिर नीचे ओमान की खाड़ी में नीचे आ जाए, तो वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अमेरिकन नेवी के शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स अवेलेबल है, वो रेंज के बाहर है फिलहाल, मैक्सिमम रॉकेट्स और मैक्सिमम छोटी मिसाइल के बाहर है। लेकिन बात यही है कि जो ये सारी जो सोल्जर्स या स्पेशल फोर्सेस लाने की तैयारी हो रही है, ये इन तीन चीजों के प्रायोरिटी, क्योंकि क्या होता है देखिए, टारगेट्स बहुत है इस टाइम, लेकिन अमेरिका या इजराइल इस टाइम अपनी टारगेट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे कि कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जिनको पहले बचाया जाए और जहां पे ईरान को पकड़ के जहां पर ईरान को स्क्वीज किया जाए। जी ठीक है रोबिंदर सर, अब क्योंकि हम इस ग्राउंड ऑपरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब ग्लोबल, जब मैंने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे बाधित होगी, तो मैंने सिर्फ यहाँ इंडिया की बात नहीं की। भारत हमारे लिए चिंता का विषय है, सरकार उस पर काम करे, वो दूसरी बात है, लेकिन कई मुल्क तो ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो गई है, इमरजेंसी लग गई है, यानी आपातकाल जैसी स्थिति है, पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल नहीं बचा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तो क्या इस ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ग्लोबली और ज्यादा इसका असर खराब होता हुआ नजर आएगा? सर्टनली चांस तो यही है कि अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन होगी, और कितने दिन चलेगी कह नहीं सकते, पर जो भी होगा मामला और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। एंड खास करके अमेरिका का एक जो टारगेट कहा जा रहा है वो खर्ग आइलैंड है, और खर्ग आइलैंड मात्र 10 स्क्वायर किलोमीटर का है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि ईरान का जितना टोटल तेल निर्यात होता है वो इस आइलैंड से होता है, तेल और गैस। ईरान की जितनी तेल और गैस प्रोड्यूस होती है देश के अंदर, पाइपलाइन से इस आइलैंड पे आती है। आइलैंड करीब 10-15 मील दूर है समुद्र में, और वहां पे टर्मिनल्स बने हुए बड़े बड़े, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। अब अमेरिका ने एक पहले अटैक करा है जिसपे वो कहते हैं उन्होंने इसकी डिफेंस इंस्टॉलेशंस आसपास की उड़ा दी थी। अब अमेरिका अगर वहां जाकर के कब्जा करने की बात करता है कि खर्ग आइलैंड पे मैं कब्जा कर लूं, ताकि ईरान का जो तेल एक्सपोर्ट करने का वो है टर्मिनल है, वो सारा एक्सपोर्ट ईरान का तेल का रुक जाए। अगर अमेरिका उसमें सक्सीड भी करता है तो मतलब तो युवा ईरान का इस समय दुनिया में करीब 2 से 2.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन जा रहा है, मार्केट में आ रहा है ना, वो तो बैकबोन है ईरान की। एग्जैक्टली अगर वो रुक गया तो ईरान पे इकोनॉमिक स्ट्रेस हो रहेगा, बट एट द सेम टाइम युद्ध भी और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ईरान उसको लेकर के वहां पर उससे लड़ने पर उतारू हो जाएगा। तो दुनिया भर में विदाउट डाउट, एंड बाय द वे ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये हम भी ले सकते हैं, हमें भी लेने चाहिए, क्यों नहीं। और लॉन्ग टर्म हमें सोचना चाहिए, क्यों हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटी करो, देश में कम पेट्रोल पे गाड़ियां चला करें लॉन्ग टर्म में, राइट। हम हमेशा तेल पे डिपेंडेंट रहेंगे। 90% क्रूड ऑयल हम अपनी जरूरत का इंपोर्ट करते हैं, हमें अपनी हैबिट्स बदलनी है। अब कोरिया में या फिलीपींस में या जर्मनी में या पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या राशनिंग हो रही है, तो ठीक है, करनी पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी अगर हम उस स्थिति पे आए। तो ये बात है कि आप कितना डिपेंडेंट है। हमें लॉन्ग टर्म पे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखना है। एलपीजी की हम बात करते हैं, हम 90,000 टन दिन के एलपीजी सिलेंडर हमारे किचन में चलते हैं कमर्शियल मिला करके, उसमें से मात्र 30,000 हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, 60,000 टन एलपीजी हम एवरी डे इंपोर्ट करते हैं, और जो कि मेजॉरिटी हमारा 80 to 90% हॉर्मुज से आता है। तो अगर वो रुक जाता है तो कहां से आएगा हमारे पास? हमें रियलिस्टिक और ऑनेस्ट भी होना है। लेकिन इसी में सर ये भी बताइएगा, क्योंकि ईरान ने तो बीते दिनों कहा कि हॉर्मुज दोस्तों के लिए खुला हुआ है, उसमें भारत का भी नाम लिया। ये ग्राउंड ऑपरेशन उस फैसले को कुछ किसी तरह से असर डाल सकता है क्या? क्योंकि हम तो राहत की उम्मीद कर रहे थे ना, कि हालांकि हमारे जहाज पहले भी वहां से आए, लेकिन अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। एक्चुअली उसको इफेक्ट करेगा। उसका प्रॉब्लम ये है कि होगा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, कहने को 26 किलोमीटर वाइड है, पर ये सी बेड ये नीचे ज्यादा गहरी नहीं है। ये गहरी केवल एक ही जगह पर है जहां पर बड़े बड़े टैंकर्स निकल सकते हैं। वो 2 लेन्स हैं बस। ओके, अदरवाइज ये जो स्ट्रेट है, ये जो पानी है समुद्र, ये मात्र 200 फीट गहरा है ज्यादातर, पर कुछ थोड़े से 2, 4 या 5 किलोमीटर का पानी का विड्थ है जहां पर गहरा है, जहां पे बड़े बड़े टैंकर्स जा सकते हैं। तो अगर लड़ाई होगी खर्ग पे या उसके आसपास, तो देन ऑब्वियसली ये जो रोड मान लीजिए ट्रैफिक है, ये 2 लेन्स है बस, 1 लेन से जो अंदर आने की, 1 लेन से आउटर जाने के हैं। तो वो तो डेफिनेटली अगेन फायर में आएंगे, नहीं आएंगे तो वॉर जोन में होंगे, वॉर जोन में है तो इंश्योरेंस बढ़ेगी, तो शिप्स नहीं जाएंगी ना। अभी भी ईरान प्रेशर कर रहा है कि मैं रेगुलेट कर रहा हूँ, इस समय ईरान कह रहा है, बट अभी कोई नई शिप्स जाने में ज्यादा उत्सुक नहीं है वहां तेल उठाने को, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं मिल रही है।
ठीक है सर, मैं इसी पे आपसे और बात करूंगी। एसके मलिक सर, वहां पर यूएसएस त्रिपोली का पहुंचना, 2500 मरीन सैनिकों के सवार होने की भी बात इसमें सामने आई है। अमेरिका की तैयारी को भी यहां पर समझना होगा। वो डोनाल्ड ट्रंप जो डील, हालांकि वो जो कहते हैं कि हमने युद्ध जीत लिया है, ईरान को घुटनों पर ला दिया है, इस तरह की अंदर खाने खबरें आती रही हैं। अब इस वक्त एक बड़ी तैयारी करना, क्या समझ में आ रहा है? ईरान से वो सरेंडर कराना चाहते थे, ईरान ने नहीं किया, उसके बाद ये तैयारी है, या खार्क को लेकर प्लान पहले दिन से तैयार था जिस दिन पहला अटैक किया गया? लवीना जी, वो तो ये भी कह रहे थे कि इमरान ने मुझको सुप्रीम लीडर बनने का न्योता दे दिया है, मैंने स्वीकार नहीं किया है। देखिए आपको, हाँ, ट्रम्प साहब क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं। ट्रम्प साहब की आप पिछले से 1 साल की प्रोफाइल देखिए। हम स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि देखिए वो दुनिया को ब्लफ करते रहते हैं। वो कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं, सुबह शाम दोपहर को रात को, और वो खासकर वो और इसमें कुछ और भी पुट जुड़े हुए हैं। एंगल ये है कि वो जैसे अमेरिका में फ्राइडे नाइट आता है वो एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट देंगे, लेकिन मंडे जैसे ही आता है, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह खुलता है, पॉजिटिव दे देंगे। हाँ, वो तो ईरान ने कहा भी ना, जब वो बातचीत की बात करे थे, ईरान ने यही कहा कि मार्केट को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, हमारी कोई डील नहीं हुई है मार्केट के। और इसके साथ साथ जो ऑयल के जो बीच के लोग हैं, जो बड़े बल्क सेलर्स हैं, वो इसमें 2 दिन में बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं। एनीवे, कमिंग टू दैट, देखिए मुझे, हाँ, जितनी मैं थोड़ी सी मैं नॉलेज कहती है वो ये कहती है लवीना जी कि अमेरिका ने स्पेशल कमांडो मरीन के अलावा तकरीबन 60 से 65 हजार अपने जो स्पेशल सोल्जर्स हैं वो वेंटेज पॉइंट्स पे डिप्लॉय कर दिए हैं। और ये सारा प्रेशर ये है कि ईरान को टॉकिंग टर्म्स पे लाया जाए। आज ईरान के पास जो एक कहते हैं ना कि जो एक मल्टीपल मिसाइल विद इन द मिसाइल्स, ये जो इजराइल के ऊपर जो एक नोटिस हुई है, या कई पिछले दिनों भी हुई है, ये मेरे ख्याल से एक बड़ी खबर आई थी कि जनवरी के लास्ट हफ्ते में, फरवरी के पहले हफ्ते में जो कार्गो प्लेन से चाइना के वो बहुत आए हैं, तकरीबन 26 की क्वांटिटी में लैंड किए हैं तेहरान में, पूरे ईरान में। तो मुझे लगता है कि ये जो एडवांस वर्जन है जो सॉलिड फ्यूल्स का है, जिसमें जो बहुत इफेक्टिव मिसाइल्स आती है, प्रिपरेटरी टाइम बहुत कम होता है, क्रायोजेनिक सिग्नेचर बहुत छोटे होते हैं, और एनिमी यानी अमेरिका और इजराइल पकड़ने में उनको थोड़ा मुश्किलात पाते हैं, ये वहां से इनका बैकअप मिल रहा है और पहले भी मिला है। और अब आते हैं कि जो ये तैयारी चल रही है, ये एक तरह से पोस्चरिंग है, बट निश्चित रूप से जितना मेरा कंक्लूजन है लवीना जी, मेरा कंक्लूजन ये कहता है कि ये पूरा का पूरा, चूंकि खाड़ी के जीसीसी कंट्रीज का पूरा ठप हो गया है, उनका एक्सपोर्ट जा ही नहीं रहा है। एक तो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बर्बाद किया गया, प्रोडक्शन कम हो गया, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी बाहर नहीं जा रहा है। इसके बदले उल्टा हो रहा है, ईरान अपना पूरा प्रोडक्शन देके अपने मित्र देशों को पूरा का पूरा बाहर भेज रहा है। और नॉट ओनली, आप सीधी सी बात है, जब किसी चीज की सप्लाई शॉर्ट आती है दाम बढ़ता है, और जब दाम बढ़ता है, जैसे कि दाम ऑयल के बढ़े हुए हैं, तो उसमें प्रॉफिट कौन लेगा? उसमें फायदा किसका हो रहा है? ईरान का फायदा हो रहा है। तो अमेरिका इस बात को भली बात समझता है। और जो इन्होंने ये गैप लिया है ना 6 अप्रैल तक का, ये ऐसा नहीं है, ये कहने को तो ट्रम्प साहब कुछ भी कह सकते हैं, इसमें वो अपनी इंटेलिजेंस को पूरा पक्का करेंगे, अपनी रीपोजिशन करेंगे, अपनी नेवल वेसल्स, नेवल एसेट्स को, इसके साथ साथ बाकी को रीपोजिशनिंग होगी, और इसके साथ साथ कोशिश रहेगी कि बातचीत करके प्यार मोहब्बत से जितने वेसल्स पीछे अटके हुए हैं उनको पार करा दिया जाए, सो दैट एशिया और नीचे के कंट्रीज में जो थोड़ा प्रेशर है उनके ऊपर वो कम हो सके। तो ये सब चीजों को मिला के इसीलिए मैंने आपको यूएसएस त्रिपोली के वो डिप्लॉयमेंट के बारे में पूछा। डिप्लॉयमेंट यानी कि चूंकि ताइवान के आसपास रविंद्र सर अभ्यास हुआ है, इस तरह की भी खबरें हैं। अभी आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बड़े सरल भाषा में रविंद्र सर आपसे ये समझना चाहती हूँ, इस वक्त हर भारतीय के मन में ये है कि अगर वहां ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है, हम उम्मीद कर रहे थे हॉर्मुज से रास्ता खुलेगा, हमारे और शिप आएंगे, अगर ऐसा नहीं होता और सब उल्टा होता हुआ इस वक्त इस महायुद्ध में नजर आता है, 1 महीना तो वैसे ही ऑलमोस्ट बीत चुका है, तो आप ये बताइए क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ेगा? क्या गैस में जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही, बड़े सरल भाषा में मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये परेशानी और बढ़ेगी, या गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी कितनी तैयारी इस वक्त हमारे देश में है सर? परेशानी बिल्कुल बढ़ेगी। जितना युद्ध अभी हो रहा है, युद्ध का तौर तरीका और युद्ध की प्ले फील्ड भी बदलेगी। ओके, हॉर्मुज के ऊपर अंदर लड़ाइयाँ होंगी, राइट? अभी हॉर्मुज में स्ट्रेट में बॉम्बिंग नहीं हो रही है, वहां पे खर्ग आइलैंड में कुछ हुआ इत्यादि। तो अगर ये ग्राउंड ट्रूप्स गए तो डेफिनेटली यस, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है कि ये सारी तीनों चीजें, आपकी एलपीजी, आपकी एलएनजी और क्रूड ऑयल की दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। अब कितने दिनों तक चलता है ये ग्राउंड ऑपरेशन जिसे कहा जा रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑन द लैंड होने को तो ये ये अटक भी सकता है, फंस भी सकता है अमेरिका इन टर्म्स ऑफ टाइम,
तो ये जल्दी निपटने वाला ऐसा तो नहीं होगा ये गए कि इन्होंने कुछ करा और वहां से करके वापस आ गए। कोई इंड्योरिंग अगर सोल्यूशन नहीं निकलता है इवन आफ्टर दिस, तो ये तो सर्टेनली यस, शॉर्ट टर्म में तो विदाउट डाउट कीमतें बढ़ाएगा। इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं। ठीक है, हमारी सरकार करेगी, क्रूड को लेके स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, उसको हम वाइजली यूज करेंगे। एलपीजी की जहां तक बात है, हम दूसरे देशों से, दूसरे सोर्सेज से लेने की ऑलरेडी हमने चालू कर दिया। पर जब एलपीजी की कीमतें बढ़ेगी तो दुनिया भर में बढ़ेगी ना। और सिमिलरली जो एलएनजी है, जो हमारे घरों में जो दूसरी गैस आती है पाइप वाली, 25% एलएनजी हमारे घरों की गैस में जाती है। आपकी फर्टिलाइजर यूरिया की कीमत बढ़ेगी। यूरिया जो है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, उनका 70 से 80% कॉस्ट उनका होता है गैस। तो जब यूरिया की कीमतें बढ़ेंगी तो आगे जो आप फसल बो रहे होगे इस समय, जो है बोई जाएंगी, उन फसलों की कीमत बढ़ेगी। उन फसलों की कीमत बढ़ेगी तो आलू, प्याज, गोभी की कीमत बढ़ेगी। ट्रक जिसपे डीजल चाहिए ले जाने को, तो उसकी डीजल की कीमत अलग है। तो इसके इम्पैक्ट, मतलब घर की सब्जी तक भी इसका असर आ जाएगा, आप ये कह रहे हैं? वो बिल्कुल आएगा। केवल इसलिए नहीं आएगा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो, या तो मंडी से या किसान अपने खेत से मंडी तक लाने में उसको ट्रक जो उसको 100 रुपए मिलता था 120 मिलेगा, वो तो होगा ही होगा ट्रक की कीमत। बट जो किसान बोएगा, उसे जो यूरिया खरीदनी होगी उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि यूरिया में 70 से 80% नेचुरल गैस है, अमोनिया बनता है इससे। ओके, तो यूरिया की कीमत बढ़ी तो आपने जब लागत बढ़ाई तो जो गोभी आप मानो किसान सोचेगा 10 रुपए किलो बेचता हूँ, बोलेगा मैं 11 बेचूं, मेरी इनपुट ज्यादा गई है। तो खाने की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, फूड, ग्रेन्स, सब चीजों में अनफॉर्चुनेटली कीमतें बढ़ेंगी। ऑलरेडी आप पूछिए किसी से यूरिया कितने में मिल रही है। ठीक है रोबिंदर सर, इसी पे जल्दी से मैं एक छोटा सा आपका रिएक्शन चाहती हूँ, उसके बाद एसके मलिक सर से मेरा सवाल रहेगा। मतलब मैंने एसके मलिक सर से भी यही पूछा कि अभी की तैयारी को देखते हुए, क्योंकि जो आपने बताया है वो बहुत टेंशन देने वाला भी है कि अगर इस तरह कीमतें बढ़ सकती हैं तो यानी कि घर, आपकी जेब से लेके घर पर आपका ऐसे सब्जियों तक भी असर आ सकता है। ये ग्राउंड ऑपरेशन सर, आपको कुछ आइडिया लग पा रहा है तैयारी को देखते हुए और ताकत को देखते हुए कितने दिन चल सकता है अगर अमेरिका ने शुरू कर दिया? क्योंकि उसी से फिर पूरी ग्लोबल जो सप्लाई है उस पर असर पड़ेगा। दो चीजें हैं, कितने दिन चल सकता है वो सेकेंडरी है। पहली बात है कि होगा कि नहीं होगा। अभी वी शुड इवन बी क्लियर ऑन दैट। इस समय ये माहौल बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं ईरान के ऊपर चारों तरफ से। और इस ग्राउंड ऑपरेशंस में मैं अमेरिकन, यूएसएस, ट्रिपल ई वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं पाकिस्तान को भी ऐड कर रहा हूँ बार बार कि पाकिस्तान वाला जो फ्रंट है, वो जो बॉर्डर है, वहां पाकिस्तान ने सऊदी के साथ, सऊदी को फेवर करने के लिए अपने डिफेंस एग्रीमेंट में, ट्रंप को खुश करने के लिए, और ट्रंप के लिए भी तुम्हें बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, मेरे यहाँ पे 10,000 सैनिक खड़े कर दूंगा अगर तुम्हें अंदर भेजने हो। तो अव्वल तो ये कि ये ट्रूप्स, बूट्स ऑन ग्राउंड जो कहा जा रहा है, होगा कि नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। और अगर हो गया तो कब तक चलेगा, आई थिंक उसका कहना एब्सोल्युटली अभी के लिए तो बहुत मुश्किल है स्थिति को देखते हुए। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको पूछा क्योंकि ये रणनीति भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है, ईरान पर कैसे दबाव बनाया जाए। एसके मलिक सर, अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान कितना इस वक्त, क्योंकि उसके हमले हमने देखे हैं, बहुत अकेले होने के बावजूद उसने छोड़ा नहीं है इजरायल और अमेरिका को, कितनी ताकत ईरान के पास है इस ग्राउंड ऑपरेशन से लड़ने के लिए? सर जल्दी से। या लवीना जी, देखिए ईरान का मिसाइल प्रोग्राम 2001-2 से बहुत स्पीड पकड़ चुका है। और यही बात अमेरिका को बार बार चिंता खाई जा रही थी, और यही चिंता का विषय इजराइल के लिए भी था। क्योंकि जो सोल्जर्स ऑन ग्राउंड का जो एक तरह से लड़ाई होती थी वो कम हो गई है। अब पूरी की पूरी डिस्टेंस वॉरफेयर लड़ाई हो चुकी है, जिसमें खासकर ड्रोन और मिसाइल का जो अहमियत है बहुत ज्यादा आगे चली गई है। अभी कितना हो सकता है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समाप्त करना चाहूंगा कि देखिए आज की डेट में ये जो प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है यूएस की, मुझे लगता है कि एक और फ्रंट खुलवाया जाएगा, जो कि सर भी बोल रहे थे, जो कि बलोचिस्तान का फ्रंट है, उसको खुलवा के जो ईरान का है, अगर ईरान नहीं मानता है, ईरान के रिसोर्सेज को, यानी उसको जो अटेंशन है उसको डिवाइड किया जाएगा। और एक तरह से उसकी जब कमजोरी आएगी, उस कमजोरी का फायदा उठा के वेंटेज पॉइंट्स जो हैं उनको पहले पकड़ा जाएगा, जो वाइटल पॉइंट्स हैं पहले उनको पकड़ा जाएगा। खार के ऊपर प्रेशर माउंट होगा, और खार की लड़ाई एक टग ऑफ वार होगी, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि जितना खार के पे जितना करोगे
ईरान का उतना ही फेरोसियस रिएक्शन आएगा। Right. और जब रिएक्शन आएगा तो उनकी बहुत सारी पोजीशन रिवील यानी लीक भी होगी, तो उनकी एयरफोर्स और मिसाइल को ईरान की यूएस और इजराइल को मौका मिलेगा उनकी पोजीशन को पकड़ने का, हिट करने का। यानी कि यहाँ जी। से समझ में आ रहा है कि पूरी रणनीति के तहत हो सकता है कि इस तरह की तैयारी दिखाई भी जा रही हो। देखना होगा ये शुरू होता है कि नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े सरल भाषा में दर्शकों को ये बताने के लिए कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका शुरू कर देता है ईरान में तो इसका असर भारत पर भी होने वाला है। उम्मीद यही की जानी चाहिए महायुद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। मुद्दों के महायुद्ध में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।